नमस्कार मित्रों, छात्रों और हिंदी के प्रेमियों। आपने पहले भी हमारा YouTube चैनल देखा है, प्रेम सर की पाठशाला। मैं आप लोगों को हिंदी कैसे सीखें और हिंदी आसानी से कैसे समझें और समझ करके हिंदी कैसे बोलें, इसके लिए चाहे वो छठी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, इन सभी बच्चों के लिए, और चाहे वो शिक्षण कार्य कर रहा है हिंदी का कोई साथी, उसको भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं हिंदी की उन बारीकियों को बताना चाहूँगा जहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, जहाँ हमारे मित्रों को दिक्कत आती है और जहाँ पर बच्चे अपने को कठिन महसूस करते हैं, उनके अंदर कठिनाई आती है। क्योंकि हिंदी को रोचक और लोकप्रिय बनाने का कार्य करने का ये काम शुरू किया है। हिंदी शिक्षक के नाते पिछले 21 वर्षों से मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूँ और हजारों बच्चों को मैंने हिंदी पढ़ाई है। बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे अटेंड करे हैं और बहुत सारे सेमिनारों में शिक्षकों को एज ए रिसोर्स पर्सन भी मैंने निर्देशन और संवर्धन किया है, हिंदी का ज्ञान दिया है। मेरा ये प्रयास है कि हिंदी भाषा के प्रति हम क्यों न रुचि रखें, और उसी के तहत आज का विषय है हमारा वर्ण विचार। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप अपने घर में कहीं भी हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों से हिंदी की वर्णमाला लिखने को कहें, और यदि वो पूरी वर्णमाला लिख लेता है तो उसके उच्चारण को कहें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज आपका विश्वास कहीं न कहीं, आपके विश्वास पर चोट लगेगी। कहीं न कहीं बच्चे हमारे हिंदी के वर्णमाला लिखने में गलती करेंगे। अगर वर्णमाला सही लिख लेते हैं तो उसके उच्चारण में गलती करेंगे, और उच्चारण में भी जो पंचमाक्षर हैं, जिनको हम वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर कहते हैं, खास करके का वर्ग का और चा वर्ग का, इन दोनों के जो 5वें वर्ण हैं वर्गीय व्यंजन के, उनके उच्चारण में बहुत सारी त्रुटियां बच्चे करते हैं, आए दिन देखता हूं। तो ये भी आज बच्चे सीखेंगे, और बच्चों को सही उच्चारण सिखाना भी हमारा धर्म है। तो इसी के तहत आज हम बच्चों सीखेंगे वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उन ध्वनि चिन्हों को लिखने की व्यवस्था को वर्ण कहते हैं, जो नियत किए जाते हैं व्याकरण में। तो आज हम उस सब भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उसको लिखते हैं और किस तरह से उच्चारण करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि वर्णमाला में हमारे मानक हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। हम उनको आज आपको बताएंगे। जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो सबसे पहले स्वर वर्ण को लिखते हैं और उसके बाद व्यंजन को लिखते हैं। तो हम आपको पहले वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताएंगे और उसको हिंदी वर्णमाला। तो देखिएगा कि किस तरह से हम इस पे लिखते हैं। सबसे पहले अ, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, उ, इसके बाद आता है री का स्थान, और इसके बाद ए, ओ और आओ। इस तरह से आप देखेंगे कि कुल 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11। इनका उच्चारण एक बार फिर से सुन लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। एक बार फिर से सुन लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यहां पर आपको बता दूं, स्वर में
दो भेद है स्वर वर्णों के। स्वर वर्णों के दो भेद है और किस तरह से संस्कृत भाषा में तीन भेद है, लेकिन मैं बच्चों आपको हिंदी भाषा के हिसाब से बता रहा हूं। हम इनको मूल स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने छोटे, छोटी ध्वनि वाले। तो छोटी ध्वनि वाले वो स्वर कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और री। ये चार हैं छोटी ध्वनि वाले और मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम और छोटा नहीं कर सकते। और इसके बाद जो बच गए उनको हम दीर्घ स्वर, क्योंकि उनको उच्चारण में दुगनी मात्रा में हमें ध्वनि निकालनी पड़ती है। तो दीर्घ स्वर कौन से हो गए? आ, ई, उ और ए और ऐ, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर हो गए। एक स्वर का भेद और होता है जिसको हम प्लुत बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत भाषा के लिए है और हम तीन गुनी आवाज ह्रस्व स्वर से होती है। ओम। आप देखिए इस तरह से जब आवाज या किसी को दूर से बुलाते हैं तो हम किसी को दूर से जब बुलाते हैं तो हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। बुलाने में ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, सॉरी प्लुत स्वर का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए ह्रस्व स्वर। और कई बार प्रश्न आ जाता है प्रतियोगिता में और कहा जाता है कि मूल स्वर कितने हैं। तो कई बार बच्चों के मन में आता है कि मूल स्वर तो संगीत के होते हैं, उनके बारे में बता देते हैं कि 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वो नहीं है। यहाँ पर मूल स्वर का मतलब अगर भाषा से संबंधित है तो वहां पर हम 4 ही मूल स्वर हैं और इनकी सहायता से दीर्घ स्वर बनते हैं। तो ये थी हमारे स्वरों की बात। अब आते हैं हम व्यंजन पर, क्योंकि व्यंजन को समझना बहुत जरूरी है, व्यंजन का उच्चारण समझना बहुत जरूरी है। ये चीजें हम इसलिए समझेंगे क्योंकि वर्णमाला हमें अगर पूरी लिखनी है तो दोनों के बारे में आप देखिए। व्यंजन वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। एक परिभाषा तो ये है। दूसरी परिभाषा है वे वर्ण जो जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर कहीं न कहीं से छू कर आती है, रगड़ कर आती है, या उससे आवाज बाहर नहीं निकलती है और मुंह में रह जाती है, ऐसे व्यंजन को हम, ऐसे वर्ण को व्यंजन कहते हैं। और इसके 3 भेद हैं। व्यंजन के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हिंदी मानक वर्ण में वर्गीय व्यंजन, हम इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन 25 है। फिर आता है अंतस्थ, ये है हमारे या, रा, ला और वा। फिर आता है ऊष्म, ऊष्म में श, श और श और हा। इस तरह से ये 3 है। यहां पर का से मां तक, का से मां तक ये 25 है। ये आपको अगर पता हो गया तो आप वर्णमाला लिखने के लिए आपको गलती नहीं होगी। और बहुत वर्णमाला में आप संयुक्त व्यंजन भी लिखते हैं, छत्र ज्ञ, वो संयुक्त व्यंजन है, उनको मानक हिंदी वर्णमाला में माना नहीं जाता है, लिखे जरूर जाते हैं। जब हम संपूर्ण वर्णमाला लिखने को कहते हैं तब उनको लिखा जाता है। उसमें आगत व्यंजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम आपको व्यंजन बता रहा हूं कि वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
ये लिखना बच्चों को आना चाहिए। ये हमारी हिंदी की मानक वर्णमाला है। और मानक शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मानक भाषा बनाई जा रही है जिससे कि हिंदी में जो अशुद्धियां हैं बोलने के लिए, लिखने में, वो कम हो और बोलियों का जो प्रभाव है वो भी ठीक हो। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम यह देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों को आता है। तो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि आप नोट करें। पहले हम आते हैं, वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन हम आपको बताएंगे। अभी जैसे आपको बताया था मैंने कि वर्गीय व्यंजन जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श इसलिए कि वायु मुख के किसी न किसी अंदर के अंग से छू करके आती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। और यहीं पर आते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन। आप देखिए, क, ख, ग, घ। अब ये जो है आपको देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका उच्चारण बच्चे नहीं करते हैं, इसके उच्चारण में गलतियां करते हैं। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया, भी मैं बताऊंगा लिखने के बाद। मैं चाहता हूं कि तब तक बच्चे, अगर कोई हमारे वरिष्ठ साथी देख रहे हैं तो बच्चों से इसका उच्चारण पूछ सकते हैं और जब गलत बताए तब उसको सही उच्चारण बता सकते हैं। इसके बाद आता है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और ये। इसका भी मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये दो व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम उच्चारण के समय बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने छोड़ा है। अभी बाद में हम बताएंगे। पहले और आपको बता दें, टा, ठा, डा, ढ, ढ़। इसका मैं बता दूं क्योंकि इसका बच्चों को आता है, लेकिन इस पे भी हम हाईलाइट करें। ये तीन है वैसे तो कठिनतम, लेकिन ये ज्यादा दो है जिसका उच्चारण करने में बच्चे गलतियां करते हैं। ता, था, दा, धा, न। पा, पा, फा, बा, भा, मा। ये दोनों प्रयोग होते हैं, इसलिए बहुत आसानी से इसके बारे में, ये भी पंचमाक्षर है। तो ये देखिए आप पांच के उसमें है। हम इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से वर्ग में आते हैं, 5 के उसमें आते हैं। देखिए आप 5 के हिसाब से आते हैं, तो 5 का वर्ग 25, इसलिए भी वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। आप देखिए मैंने आपको बना दिया। पहले उससे वर्ग का नाम जाना जाता है का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। ये इनके नाम से बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। आप ये देखिए। अब मैं उच्चारण बताता हूं जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसका उच्चारण आप बच्चों से पूछोगे, मैं 99% बच्चे गलत बताएंगे। इसका उच्चारण खासकर हमारे दिल्ली में तो बहुत गलत बच्चे बोल रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रयोग से सीखते आ रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं इसका मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वो गलत उच्चारण करते हैं। इस वर्ण के उच्चारण के लिए हम संयुक्त वर्णों का संयुक्त शब्द लूंगा मैं, उससे आपको उच्चारण सिखाता हूं। जहां पर ये प्रयोग में है, आप देखिएगा ये प्रयोग, इस शब्द को मैंने लिखा है, एक और शब्द लिख देता हूं। और इसका मानक रूप भी लिख देता हूं। मानक रूप क्या होता है आप इसको भी समझ लीजिएगा। अब आपको बोलने में आसानी हो जाएगी। गंगा, कंघा। तो आप देखिए इसमें बीच में जो ध्वनि आ रही है वो किसकी है? इस वर्ण की। ये प्रयोग में है, बिना स्वर के है। हलंत का मतलब होता है बिना स्वर का। तो इसकी आवाज क्या रही? गंगा। तो अगर खाली इसको बोलना है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और इसको
कंघा। कंघा में आप देख रहे हैं कि उसमें भी आ रहा है, इसलिए हम जब इसको लिखते तो ऐसे हैं गंगा और कंघा, लेकिन जो बीच में आप देख रहे हैं व्यंजन है उसका उच्चारण का, उसके जो हम आवाज है, ध्वनि है, वो क्योंकि हम स्वर वर्ण नहीं है तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं, और इसमें हम स्वर अगर लगाते हैं तो छोटा आ लगता है, इसलिए हम उसको ज्यादा मुंह खोलकर बोल नहीं पाते हैं। इसी तरह से एक दूसरा वर्ण देखिए आप यहाँ पर है लिखा हुआ, इसको उच्चारण भी हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि इसका भी हम एक संयुक्त लेते हैं, संस्कृत भाषा में प्रचलन में है। आप देखिए इस तरह से लिखा जाता है, मानक भाषा में इस तरह लिखा जाता है चंचल। यहां पर ये जो आवाज आ रही है उस आवाज को सुनिए, चंचल। तो ये जो आवाज आ रही है कहते हैं, इया कहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो ज्यादा या नहीं बोलना क्योंकि या उसमें और जुड़ जाता है। तो ये आवाज है इसकी चंचल। बाकी आपको पता है ता था दादा ना पापा बाबा मा, इस तरह से। अब हम अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, या रा ला वा श सा हा, इस तरह से हमारे ये हो गए अंतस्थ, और ये हो गए ऊष्म। इस तरह से ये ऊष्म व्यंजन हो गया और पूरी वर्णमाला हमारी पूरी हो जाती है। अब वर्णमाला को हम एक साथ अगर लिखते हैं तो पूरी वर्णमाला आपको इस तरह से दिखेगी। आपको जो पूरी वर्णमाला है तो यहां से अगर हम शुरू करते हैं आ ई उ ए ऐ ओ और आ, ये आपके हो गए स्वर वर्ण। इसके बाद ये हो गए व्यंजन, और ये पूरी वर्णमाला हो गई। हम इसको कहेंगे हिंदी वर्णमाला। आप सभी बच्चों को अगर ये सिखा देते हैं, हिंदी में रुचि लेने के लिए हिंदी वर्णमाला आनी जरूरी है। यहीं से बच्चों में अरुचि पैदा होती है। जब बच्चों को समझकर हिंदी की वर्णमाला अगर अच्छे से समझा दी जाए तो बच्चों को हिंदी के शब्दों और हिंदी के वर्णों और उसके उच्चारणों पर दिक्कत नहीं आएगी, अगर उच्चारण उनको सही बता दिया। टाठा डा ता था दा ना प फ ब भ म, एक एक वर्ण का उच्चारण। हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, इसलिए गलत बोलने पर बच्चा गलत लिखता है। और स्वर को ही हम मात्रा के रूप में जब व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, स्वर ही मात्रा के वर्ण बन जाते हैं। तो इनकी मात्राएं भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ बच्चों को इनकी मात्राएं भी नहीं पता होती हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो मात्रा क्या होती है इसका देख लीजिए। यहाँ पर छोटे आ की मात्रा कुछ नहीं होती है, बड़े आ का ये है और छोटी ई का ये निशान है। बड़ी ई का निशान देखिए, मैं ऊपर ही बताता हूँ क्योंकि यहाँ व्यंजन लिखा हुआ है, दिक्कत हो जाएगी। ऊपर ही बता देता हूँ, इनके नीचे ही इनकी मात्रा का बता देता हूँ। व्यंजन थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आप देखिएगा, क्योंकि ये बच्चों को वो जानकारी है। आपको लग रहा होगा कि ये जानकारी तो पहली दूसरी के बच्चों को बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आज बच्चों में रुचि कम होने की वजह से ये जानकारियां खत्म होती जा रही हैं। यहाँ पर मात्रा कैसे लिखते हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये बड़े आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, और ये औ की मात्रा है। यहाँ पर
एक और आपको अलग से बता दूं आयोग वाह के बारे में, जो स्वर और विसर्ग के रूप में अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, आयोग वाह कहलाते हैं। वो न तो व्यंजन है न स्वर है, लेकिन व्यंजन की तरह प्रयोग होते हैं, जिनको हम बचपन में पढ़ते थे, अंक और आहा। ये दोनों आयोग वाह हैं। देखिए लगते तो ये स्वर के साथ है, लेकिन व्यंजन के साथ ये प्रयोग हो जाते हैं, तो ये इसीलिए इनको बीच का कहा गया है। ये हमारी पूरी वर्णमाला है, और वर्णमाला में इनको नहीं लिया गया है, अलग से बताने के लिए है। आगत व्यंजन भी है। आगत व्यंजन आप देखिए, जैसे ये है आगत व्यंजन है, ये है आगत व्यंजन, ऐसे और बहुत सारे आगत व्यंजन आपको हम बताएंगे जब आगत व्यंजनों के बारे में। समझ में आ गया क्या होता है? तो आगत व्यंजन के बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी आपको केवल वर्णमाला के बारे में बताया है, आयोग वाह के बारे में बता दिया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया हिंदी वर्णमाला। ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें और भी है। इनके उच्चारण हिंदी में किस तरह से इनका उच्चारण कहा जाता है, और किस तरह से इनको प्रयोग करते हैं, किस तरह से शब्द बनाते हैं, किस तरह से संयुक्ताक्षर बनाते हैं, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा वीडियो उन सभी बच्चों को शेयर करें और लाइक करें, और साथ में सब्सक्राइब करें जिन बच्चों को हिंदी में कठिनाई आती है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं मुफ्त शिक्षण है, और बेसिक से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ये शिक्षण चलेगा। प्रतियोगिता की परीक्षा वाली जो हिंदी आती है उसका भी शिक्षण होगा, और सब कुछ फ्री होगा। केवल और केवल हिंदी की भाषा को के प्रति अपनी संवेदना, अपनी चिंता और अपना सेवा भाव देने के लिए हमने यह शुरू किया है। इसमें ना तो कोई अर्थ की लालसा है, न किसी प्रशंसा की लालसा है, और ना ही कोई और किसी चीज की लालसा है। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अगर हिंदी को हमें जीवित रखना है, तो मैं सभी हिंदी शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि वो भी इस तरह का प्रयास करें, और जो भी हिंदी की जानकारी है, हिंदी से संबंधित पुस्तकें हैं, हिंदी के बारे में बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बच्चों में बताऊंगा कि कहाँ से व्याकरण की पुस्तकें लें, पढ़ें, और भाषा विज्ञान की पुस्तकें लें। जितना आप हिंदी के बारे में जानेंगे, मैं गारंटी लेता हूं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको सफलता के मार्ग पर यह कदम ले जाएगा। क्योंकि डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का कहना है कि सफल वक्ता सफल व्यक्तित्व, जो जितना अच्छा बोलता है वो उतना ही अच्छा उसका व्यक्तित्व होता है, और जो सफल व्यक्तित्व होता है तो वो फिर आपको पता है सफलता के झंडे गाड़ता है। इसी में हम आपको भाषण देना, कविता कैसे लिखना, कैसे आपको निबंध लिखना है, कैसे आपको पत्र लिखना है, कैसे आपको प्रतिवेदन लिखना है, कैसे आपको कोई और हिंदी की विधा में आपको जानकारी चाहिए, वो आपको दी जाएगी। और सारी की सारी जानकारी निःशुल्क है, और लगातार हर हफ्ते हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए इस अभियान में जुड़ें, और मैं शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जिनके पास कोई ऐसी जानकारी है वो हमारे साथ साझा करें, हमारे से आपस में लें, और हिंदी के प्रति एक लगाव, क्योंकि हिंदी है तो वतन है, हिंदोस्तां हमारा, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है। क्योंकि पहले का खा गा पढ़ना सीखो, फिर ABC की शुरुआत करो। पहले माँ का स्मरण करो, फिर मम्मी कहना सीखो। तो आज हम लोग फैशन के चक्कर में आकर के अपने बच्चों को हिंदी से दूर कर रहे हैं। जो बच्चा हिंदी से दूर हो जाएगा वो हिंदुस्तान से भी दूर हो जाएगा, वो हमारे संस्कारों से भी दूर हो जाएगा, हमारी संस्कृति से भी दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस देश की भाषा मिट गई, उस देश की संस्कृति मिट गई, उस देश के संस्कार मिट गए, उस देश का धर्म मिट गया। तो मैं सभी शुभ चिंतकों से एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस अभियान को इस भावना से करें, क्योंकि बच्चों के अंदर भावना आए। बच्चे आज नहीं जानते प्रेमचंद जी की उपन्यास, उनकी कहानियां नहीं जानते, निराला कौन है, महादेव वर्मा ने क्या लिखा है। ऐसे साहित्यकारों को पढ़ा ही नहीं बच्चों ने, तो क्या जानेंगे हिंदी साहित्य के रस को। हिंदी अभी तो भाषा चल रही, इसके बाद साहित्य का अध्ययन भी आएगा, छंद रस अलंकार और उनके मर्मज्ञ लेखक और कवियों के बारे में जब आपको जानकारी मिलेगी, तो निश्चित है कि आपके बच्चे के अंदर एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा।
उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये केवल भाषा पढ़ाने के लिए नहीं, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए भी भाषा का गहन अध्ययन बहुत जरूरी है। मुझे इजाजत दें, मैं प्रेम कुमार शुक्ल आपके इस लोकप्रिय चैनल में अपनी बात रखी, और इस चैनल को आप लोग अपना चैनल मानकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत।